वही काम उन्होंने यहाँ पर किया। दिल्ली इलेक्शन, ध्रुव राठी अपोजिशन के लिए एक तरह से चुनौती साबित हो रहे हैं। आप लोगों को ये होप बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए कि कभी भी अपोजिशन की सरकार बनेगी। अगर किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नेता को चुनना होगा तो वो अरविंद केजरीवाल को नहीं चुनेगा, वो फिर मोदी जी को ही चुनेगा। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की इस करारी हार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह की, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जब विपक्ष के ये नेता अपनी ही लड़ाई से निकल नहीं पाते, अपनी ही राजनीति में फंसे रहते हैं, तो ये क्या बीजेपी का सामना करेगी? तो वो जनता जो अरविंद केजरीवाल को थोड़ा बहुत ईमानदार समझती है, वो तो अब ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक बोगस आदमी है। वो लोग जो बीजेपी को किसी भी कीमत पर दिल्ली में जीतते हुए नहीं देख सकते। इस कांटे को सबसे पहले निकाला जाए। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हुई है। 27 सालों के बाद बीजेपी ने न केवल दिल्ली में 2/3 बहुमत की सरकार बनाई है, बल्कि 10 सालों से आम आदमी पार्टी का जो किला था उसको भी ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली वालों ने केजरीवाल को रिजेक्ट करके बीजेपी के हाथों में सत्ता की कमान सौंपी है। इसके लिए दिल्ली वालों को हार्दिक बधाई। और साथ साथ आम आदमी पार्टी को इस कदर बर्बाद करने के लिए ध्रुव राठी को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के हारने के पीछे ध्रुव राठी का क्या रोल, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्रुव राठी के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्रुव राठी महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले आते हैं और अपने चैनल पर महाअघाड़ी सरकार का प्रचार करते हैं। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की। रिजल्ट क्या रहा? जो उम्मीद थी उससे भी बदतर। वही काम उन्होंने यहाँ पर किया दिल्ली इलेक्शन। कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया। हर इलेक्शन में ध्रुव राठी ये चाहते हैं कि जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी कैच करी जा सके, जितना ज्यादा वीडियो बना करके व्यू बटोरा जा सके, वो करते हैं। और वो ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। और इस बात को मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे ध्रुव राठी चुनावों का फायदा उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपना भला करते हैं। अपने चैनल का ग्रोथ कैसे हो, इस पर उनका फोकस ज्यादा है, ना कि पब्लिक का भला हो। अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार के पीछे ध्रुव राठी का क्या रोल है। आपको ये नहीं लगता कि ध्रुव राठी अपोजिशन के लिए एक तरह से चुनौती साबित हो रहे हैं? सबसे पहले वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में आते हैं। महाअघाड़ी सरकार जिसकी इतनी अच्छी स्थिति थी, जिसको अच्छी खासी सीटें आ सकती थी, सरकार ना भी बनती तो भी इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन ध्रुव राठी की एंट्री हुई, उसके बाद महाअघाड़ी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद दिल्ली चुनावों में क्या हुआ? जो आम आदमी पार्टी 62 सीटों के साथ दिल्ली में सत्ता में थी, उस आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या हुई? खत्म, 22 सीटों पर खत्म, बाय बाय, टाटा। अब ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि वो भविष्य में दोबारा कभी ध्रुव राठी का फायदा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। खत्म। अगर विपक्ष अपना सफाया करवाना चाहता है तो ध्रुव राठी का मोस्ट वेलकम करे, गया, क्योंकि रिजल्ट सामने है। अब अपोजिशन रहे या जड़ से खत्म हो जाए, इस बात का ध्रुव राठी से कोई लेना देना नहीं। ध्रुव राठी है कंटेंट क्रिएटर, उनका फोकस सिर्फ अपने चैनल की ग्रोथ, उनके व्यूज कैसे बढ़े और उनकी कमाई कैसे बढ़े, इस बात पर होता है। अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद किसी ध्रुव राठी के फैन की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इस टॉपिक पर 2-3 वीडियो और बनाए हैं, कृपया उनको भी देख लीजिए। अगर उसके बाद भी आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ध्रुव राठी ने आपको भी अंधभक्त बना दिया है, जिसका वो हमेशा से विरोध करते आए थे। आज आप भी उस कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, अगर आप किसी के भी अंधभक्त हैं तो इस चैनल से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ आपको बार बार निराशा हाथ लगेगी, आपकी भावनाएं रोज आहत होंगी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार क्यों हुई। पार्टी हारी तो हारी, पार्टी की सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि पार्टी के जितने बड़े बड़े चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सारा भारद्वाज, ये सब भी अपनी सीटें हार गए। आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने बड़े बड़े नेता अपनी सीटें हार गए? जिस पार्टी को दिल्ली की जनता ने 10 साल से इतना प्यार दिया था, इतना विश्वास दिखाया था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी स्थिति हो गई? अब यहाँ एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब तक आपने इस संबंध में 10-12 वीडियो देख लिए होंगे और हर वीडियो में आम आदमी पार्टी की हारने की वजह
किसी ने ईवीएम को बताया होगा, किसी ने इलेक्शन कमीशन को बताया होगा और किसी ने ये बताया होगा कि कांग्रेस ने उसके वोट काट दिए, इसलिए आम आदमी पार्टी हार गई। या खाली इतनी ही वजह थी जिसने आम आदमी पार्टी की ये दुर्गति कर दी? अब जितने भी लोग ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराते हैं उनके बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों को ये होप बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए कि कभी भी अपोजिशन की सरकार बनेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये समस्या थी, है और हर चुनाव में रहेगी। अगर यही आपका जवाब है हर चुनाव हारने के बाद ईवीएम की वजह से हार गए, इलेक्शन कमीशन की वजह से हार गए, तो फिर आप आगे किसी भी चुनाव में जीत ही नहीं सकते। इस बात को मैं अपने कई वीडियो में कई बार बोल चुका हूँ। अगर आपके पास ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का कोई तोड़ ही नहीं है तो आप क्यों आ जाते हैं बार बार चुनाव लड़ने के लिए, जब आपको पता है कि आप जीतने वाले ही नहीं है? क्यों आप जनता के अंदर में झूठी आशा जगाते हैं? आपको तो चुनाव ही लड़ना चाहिए। अब दोस्तों, कोई कुछ भी कहे या कुछ भी माने, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो आज हालत हुई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और उस कारण का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का घमंड, अरविंद केजरीवाल की एम्बिशन और अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार है आम आदमी पार्टी की जो भी आज स्थिति है। जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सत्ता में आए थे, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अगर मेरी पार्टी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगेगा तो सबसे पहले उसका इस्तीफा होगा, वही अरविंद केजरीवाल इतने बड़े स्कैम में फंसने के बाद खुद अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। माना कि अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं कि जनता बेवकूफ है, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं होती है। वो देख रही है कि आपका चेहरा बदल रहा है, आपका व्यक्तित्व बदल रहा है, आप जो वादे करके सत्ता में आए थे उन वादों की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, आपका रूप चेंज हो रहा है और जनता इस बात को बराबर नोटिस करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले में आरोप लगाए, जिसके लिए केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद केजरीवाल की जनता, जो दिल्ली की जनता है, हो सकता है उसमें से आधी जनता केजरीवाल को दोषी मानती हो और आधी दोषी नहीं मानती हो, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल किया जो व्यक्ति खुलेआम हर मन से ये कहता हो कि अगर राजा बनना है तो आपको बेईमानी करनी पड़ेगी। कि राजा बनने के लिए डिसऑनेस्टी करना पड़ता है। फिजिक्स में बेईमानी करना थोड़ी सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगी कि बेईमानी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बकवास है। जिसने ये बात कही है मैं उसको मारूंगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने ये बात कही, उसको मैं बहुत मार मारूं। राजा बनने के लिए बेईमानी करना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ अवध ओझा के बारे में। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते फिरते थे कि मेरी पार्टी में कोई भी आता है, किसी को भी मैं अपनी पार्टी में शामिल करता हूँ, पहले मैं उसका बैकग्राउंड चेक करता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने क्या अवध ओझा का बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि अवध ओझा किस तरह के इंसान है? खुलेआम मंचों से कट्टे तमंचे की बातें करते हैं, खुलेआम ऐसा बताते हैं कि आइडियोलॉजी के कोई मायने नहीं होते हैं। नेता आजकल 2 मिनट में पार्टी बदल लेते हैं। मौकाटेरियन आज के इस अवसरवादी युग में जहां नेता 1 घंटे में पार्टी बदल रहा है, ऐसे इंसान को जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के अंदर लेकर के आते हैं तो वो जनता जो अरविंद केजरीवाल को थोड़ा बहुत ईमानदार समझती है, वो तो अब ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक बोगस आदमी है। कुछ भी अंड शंड बोलकर सोशल मीडिया पर लाइक्स पा लेना, शेयर पा लेना या अपने वीडियो वायरल करा लेना, ये अलग बात है। लेकिन उस पॉपुलैरिटी को वोट में बदल देना या जनता उसको स्वीकार कर ले कि ये सोशल मीडिया पर वायरल है इसलिए ये हमारा नेता है, ये सोचने वाले अरविंद केजरीवाल औंधे मुंह गिर पड़े। अवध ओझा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते समय मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अवध ओझा के बारे में एक एक पॉइंट बताया है बहुत बारीकी से। ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी अवध ओझा को आम आदमी पार्टी में शामिल करके। अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के घमंड, उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी पॉलिटिक्स ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस था बीते 10 सालों में, उस डिफरेंस को जड़ से खत्म कर दिया। एक एक करके समझते हैं कैसे। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार की बात करती थी, जन कल्याण की बात करती थी, आंदोलन की बात करती थी, हर वर्ग की बात करती थी, उस आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे करके इन मुद्दों से किनारा कर लिया, बल्कि वो भी बीजेपी वाली पॉलिटिक्स में चलने लगी। जिस तरह से बीजेपी जय श्री राम के नारे लगाती थी, उस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बजरंगबली को अपना बना लिया। अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को अपने पास लाने के चक्कर में उन लोगों से भी दूर हो गए जो लोग गैर समुदाय से थे, गैर धर्म के थे,
उन लोगों से भी अरविंद केजरीवाल ने अच्छी खासी दूरी बना ली। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि अगर किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नेता को चुनना होगा तो वो अरविंद केजरीवाल को नहीं चुनेगा, वो फिर मोदी जी को ही चुनेगा। वो क्यों चुनेगा अरविंद केजरीवाल? हिंदुओं में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए केजरीवाल ने उस वोट बैंक से भी हाथ धो दिया जो केजरीवाल का कोर वोट बैंक था, जो गैर हिंदू था, जो थोड़ा लिबरल हिंदू था, जो सिर्फ काम के आधार पर केजरीवाल को वोट देता था। वो वोट बैंक भी केजरीवाल के खाते से चला गया। 2 बार दिल्ली में और 1 बार पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल का घमंड इतना बढ़ गया कि वो मोदी जी को खुलेआम चैलेंज करने लगे कि मोदी जी आप इस जन्म में मुझे नहीं हरा पाओगे, उसके लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। केजरीवाल अपने आप को इतना काबिल समझने लगे कि वो मोदी जी के गढ़ गुजरात में जाकर के मोदी जी को चैलेंज करने लगे और वो गुजरातियों को ये बताने लगे, बताओ एक आम आदमी गुजरात के अंदर ये नहीं बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ कि उसको वोट दे रहा हूँ। क्या डर का माहौल है गुजरात के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा जी? मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि सड़क पे ये जो सर्वे करने वाली कंपनियां आ रही हैं पूछने लोगों से, जितने भाजपा बोल रहे हैं वो वोट झाड़ू को देने वाले हैं। हमारे गुजराती में कहावत है नागपाल भाई की, सांप और ईमानदार आदमी दोनों एक साथ मिल जाए तो पहले ईमानदार आदमी को मार डाल, सांप को बाद में मार। हालांकि केजरीवाल गुजरात में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को जरूर बर्बाद कर दिया। कांग्रेस पर यह आरोप जरूर लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के वोट खाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारा का सारा जो अपना वोट बैंक बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही है। तो ये तो हिसाब बराबर करने वाली बातें हैं। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये विपक्ष अभी तक ये समझ नहीं पा रहा है कि ये नारा उनके ऊपर भी अप्लाई करता है। जब भी चुनाव में ये इस तरह से बढ़ते हैं इनकी कटाई हो जाती है। दिल्ली चुनावों में आए नतीजों का मजा लेते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस तरीके का ट्वीट कर दिया। जब विपक्ष के ये नेता अपनी ही लड़ाई से निकल नहीं पाते, अपनी ही राजनीति में फंसे रहते हैं, तो ये क्या बीजेपी का सामना करेगी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की इस करारी हार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह की, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो वजह थी स्वाति मालीवाल। जी हाँ, स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद थी। पिछले 1 साल से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जो भूचाल लाया था उसे कोई नकार नहीं सकता। अब जरा आप ये खुद सोच के देखिए कि एक पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सांसद जो खुद गलियों में बस्तियों में घूम घूम कर अपनी ही सरकार के कारनामों की पोल खोल रही हों, उनके वादों की हवा निकाल रही हों, तो ऐसे दुष्प्रचार का अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? जनता उस पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। स्वाति मालीवाल एक महिला है और उन्होंने अपने ऊपर मारपीट की बात भी अरविंद केजरीवाल के विषय में की थी, जिसका अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर थोड़ा प्रभाव पड़ा था। लेकिन उसके बाद स्वाति मालीवाल ने जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके कारण भी अरविंद केजरीवाल को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जो उनकी आज ये दुर्गति हुई। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की इतनी करारी हार के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन था, जो उनका दूसरा चेहरा था, जो कि असली चेहरा था, वो जनता के सामने आ गया। जो अरविंद केजरीवाल वैगनार से चलते थे, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि बड़े बड़े बंगले नहीं लेने चाहिए, सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात करते थे, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अगर मेरी पार्टी पर कोई भी आरोप लगेगा तो सबसे पहले इस्तीफा लिया जाएगा, जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी में यदि कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, वही अरविंद केजरीवाल आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वीवीआईपी सुरक्षा में चलते हैं। जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेकर के आते हैं जो खुल्लम खुल्ला कहता हो अगर राजा बनना है तो आपको बेईमान होना पड़ेगा, आइडियोलॉजी की कोई कीमत नहीं होती है, लोगों को मौका परस्त होना चाहिए। तो जब जनता अरविंद केजरीवाल का इस दोगलापन को देखती है तो वो जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना है, जनता में भी तो अक्ल है। अगर उसको इसी तरीके का नेता चुनना होगा, इसी तरह की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना होगा, तो बीजेपी को क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे वो लोग? वो क्यों आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी तो इनसे बहुत बेहतर विकल्प है हर मामले में।
और यही बात बीजेपी दिल्ली की जनता को समझाने में कामयाब हो गई। दिल्ली वाले बड़े दगाबाज रे। कि अरविंद केजरीवाल वो अरविंद केजरीवाल नहीं है जिनको आपने कांग्रेस के सामने चुना था। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो बीजेपी करती है, बल्कि उससे भी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो बीजेपी ने दिल्ली की जनता को ये समझा दिया कि जब आपको इस तरह का नेता ही चाहिए तो हम लोग क्या बुरे हैं, हम तो इससे लाख गुना बढ़िया हैं। और दिल्ली की जनता ने बीजेपी की बात सुन ली। अब दोस्तों, दिल्ली के चुनावी नतीजों के बारे में मैंने भी मेरा अनुमान लगाया था और मुझे भी ये लगता था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। उसके पीछे की वजह यह थी कि आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें पहले से थीं। कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी हो, कितने भी हालात खराब क्यों ना हो, 20-22 सीटें कम हो जाएंगी, फिर भी उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनता के मन में एक क्रोध था, जनता के मन में एक अविश्वास था। वो लोग जो बीजेपी को किसी भी कीमत पर दिल्ली में जीतते हुए नहीं देख सकते, वो लोग भी अरविंद केजरीवाल के हारने पर इतनी खुशियां मना रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं। अरविंद केजरीवाल की गठबंधन वाली कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के हारने पर ऐसे जश्न मना रही थी कि जैसे उसने दिल्ली की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया हो। और कांग्रेस का तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की आतिशी वो इस बात का इतना बड़ा जश्न मना रही हैं जैसे उन्होंने किला फतेह कर लिया हो। अरविंद केजरीवाल हार गए, पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए, फिर भी आतिशी इस तरह से नाच रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, ये तो समझ से परे है। अब दोस्तों, दिल्ली के अंदर न केवल आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, बल्कि शर्मनाक हार के साथ बाहर हुई है। अब आगे क्या, अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था, जरा सुनिए। क्या मोदी जी वाकई में चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने? मेरा अपना मानना ये है कि देश के किसी भी राज्य में अगर मोदी जी चाहें तो अपनी सरकार बना सकते हैं। ये हमने पहले बहुत देखा है। अगर किसी राज्य में मोदी जी की सरकार नहीं है, इसका मतलब वो नहीं चाहते कि वहाँ उनकी सरकार बने। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से जरा सा भी खतरा नहीं है। मोदी जी को खतरा है राहुल गांधी से, इंडिया गठबंधन से। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं तो वो एकदम फ्री हैंड हो जाएंगे। वो मोदी जी को इतना परेशान करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, जो मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे अगर वो एक विजनरी लीडर है तो। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो मोदी जी को अरविंद केजरीवाल के जीतने से फ़ायदा है, ना कि हारने से। और रही बात दिल्ली में सरकार चलाने की, तो वो तो एलजी साहब संभाल ही लेंगे। अब जैसे कि मोदी जी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है, तो मोदी जी की पहली कोशिश ये रहेगी कि अरविंद केजरीवाल के नाम का जो कांटा है, जो उनकी राह का रोड़ा है, जो समय समय पर उनको तकलीफ देने वाला है, इस कांटे को सबसे पहले निकाला जाए, जिसकी घोषणा मोदी जी ने अपने भाषण में ऑलरेडी कर दी है। पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही शराब घोटाले का केस चल रहा है। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पर और भी कई तरीके के केस हुए हैं। तो मोदी जी के इस भाषण से ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन यदि वो सरेंडर कर देते हैं, यदि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, तो हो सकता है वो जेल जाने से बच जाएं। नहीं तो वो दोनों भी अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में कंपनी देंगे। अरे भाई साहब, माफी मांगना है कि जेल में मत डालना मोदी जी। जो अरविंद केजरीवाल दुनिया जीतने निकले थे, जिनको ये लगता था कि वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के अंदर में जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, उस केजरीवाल के दिल्ली के अंदर में सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। अब इन 22 में से कितने उनकी पार्टी में रहेंगे और कितने बीजेपी में शामिल हो जाएंगे,
ये बात तो सिर्फ या तो भगवान जानते हैं या मोदी जी जानते हैं, लेकिन एक बात तय है, स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, वो जरूर दोबारा से सांसद बनेंगी, वो भी बीजेपी के समर्थन से। आखिरकार स्वाति मालीवाल ने जो बीजेपी का सहयोग किया है अरविंद केजरीवाल के किले को गिराने में, तो बीजेपी उनका यह एहसान जरूर चुकाएगी। बीजेपी कभी भी उन लोगों को नहीं भूलती जो उनके लिए काम करते हैं। अब दोस्तों जरा दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं जो दिल्ली में बन सकती है। अगर अरविंद केजरीवाल पर मोदी जी की कृपा हो गई और अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए तो क्या हो सकता है? अगर अरविंद केजरीवाल उसी पुराने स्टाइल में वापस लौट आए जिस स्टाइल से वो दिल्ली की राजनीति में आए थे, तो क्या हो सकता है? वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नाक में दम करेंगे। मोदी जी की हर राह में वो एक कांटे के तौर पर बनकर खड़े रहेंगे। अब यहाँ से आगे आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। अगर वो इस हार से सबक लेंगे, अपने घमंड को कम करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को नीचे लाएंगे, गठबंधन के साथ चलेंगे, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी दोबारा अपने अस्तित्व में आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।